प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स फैक्ट, जो कि टॉपिक वाइज एक स्टडी करने को लेकर हमने यहाँ पे प्रारंभ किया है और आपका कम समय में पिछले एक वर्ष के टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का रिवीजन करा रहे हैं। तो इस कड़ी में आज का टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर आप देख रहे होंगे चर्चित रोग व उपचार है। अब यहाँ पे जो चर्चित शब्द है उसका मतलब क्या हुआ? देखिए, चर्चित इसलिए है कि पिछले एक वर्ष में ऐसे घटनाक्रम जिसके कारण कोई ना कोई रोग चर्चा का विषय रहा। देखिए, रोग जो होते हैं वो कई तरीके से होते हैं। कई कह सकते हैं कारक उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। कुछ सीजनल होते हैं, यहाँ पर देखे जाए रोग होंगे। कुछ अकस्मात उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ की अनपेक्षित यहाँ पर होंगे। कुछ संक्रामक प्रकार के हो सकते हैं, कुछ असंक्रामक प्रकार के हो सकते हैं। किसी की मेडिसिन इत्यादि या उपचार खोज लिया गया, इस कारण से चर्चा का विषय रहे। या किसी क्षेत्र में यहाँ पर कई नए तरीके की प्रजाति या वायरस या जीवाणु इत्यादि के कारण आपको उसमें नए वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं किसी रोग को यहाँ पे चर्चा का विषय बना देती है। और इसी चर्चा का विषय के कारण हम यहाँ पर आज अपने इस टॉपिक में पिछले एक वर्ष में जो भी यहाँ पर चर्चा के विषय रहे हैं, रोग किसी न किसी कारण से या फिर चर्चा में रहे हैं या करंट अफेयर्स का टॉपिक बन गए हैं, हम वहां पर इसको पढ़ेंगे। देखा जाए तो जब आप जीव विज्ञान को पढ़ते हैं तो वहां पर डिसीज मानव रोग वाला एक चैप्टर आता है, वहां पर आप उन चीजों को पढ़ते हैं। लेकिन वहां इतने सारे रोग वहां पे होते हैं कि सबके बारे में पता होना, याद रखना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन उस टॉपिक को पढ़िएगा जरूर, उसको अच्छे से स्टडी करिएगा। लेकिन उनमें से देखिए, अब अनपेक्षित ये होता है कि किस प्रकार के रोग पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो चर्चा जो करंट में आते हैं, जो करंट में रोग आते हैं, वही आपसे परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। उन्हीं के पूछे जाने के चांसेस आपको ज्यादा होते हैं। और हर साल देखिए आपके प्रीलिम्स के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आपको इससे आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर ऐसे ही पिछले एक वर्ष में जो चर्चा का विषय रहे हैं, ऐसे रोग, वायरस या उपचार के जो तरीके खोजे गए हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर आप बने रहिए और आज मेरे साथ एक और टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करिए। टॉपिक वाइज ये रिवीजन चल रहा है करंट अफेयर्स का। ये आपको जो वीडियोस यहाँ पर मिलती जा रही हैं उनको यहाँ पे देखते चलना है, रिवीजन करते चलना है। और कमेंट में आप बता भी सकते हैं यहाँ पर कोई टॉपिक, वैसे मैंने 10 से 15 निकाल रखे हैं, उन सारे टॉपिक्स को आपको मैं दूंगा। और साथ ही यहाँ पर आप जरूर ये बताइए रिवीजन कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपना यहाँ पे चर्चित रोग व उपचार का ये टॉपिक। देखिए, पहला यहाँ पे टॉपिक है लसिका फाइलेरिया। ठीक है, पहला रोग लसिका फाइलेरिया। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च यहां पर किया है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एमडीए। इसका जो उद्देश्य है, वैश्विक जो लक्ष्य है, वैश्विक लक्ष्य कब तक का है? 2030 तक का। ध्यान देते चलिएगा हर टॉपिक को, हर पॉइंट को, क्योंकि फैक्चुअल डेटा ही हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये प्रीलिम्स फैक्ट है जो कि हम रिवीजन कर रहे हैं। तो वैश्विक जो लक्ष्य है इसका 2030 से 3 साल पहले ही अर्थात 2027 तक हम लसिका फाइलेरिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि लक्ष्य लसिका फाइलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो वहां 230 भी हो सकता है, 227 भी हो सकता है। 2027 ही यहाँ पर टारगेट रखना है, क्योंकि 2030 पहले का था, अब कर दिया गया 2027। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं लसिका फाइलेरिया के बारे में। तो देखिए, लसिका फाइलेरिया या हम इसे कहते हैं एलिफेंटिएसिस एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। यह संक्रमण आमतौर पर बचपन में ही होता है। यह रोग देखा जाए तो लसिका प्रणाली को यहाँ पर आपको प्रभावित करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है। इसके कारण आपकी बॉडी में देखे जाए तो कुछ विशेष प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे यदि आप लसिका फाइलेरिया रोग से ग्रसित हैं, जिसमें शरीर के अंगों में असामान्य वृद्धि देखने को मिलेगी। यह रोग आपको फाइनेरियोटिडिया कुल के नेमाटोड यानी कि गोल कृमि नामक एक परजीवी के कारण होता है। तो देखिए, यहाँ पे एक परजीवी है गोल कृमि, इसके कारण यहाँ पर आपको फैलता है। कई बार ये पूछ जाता है किस इसका कारक क्या है, ठीक है, या किसके कारण यह फैलता है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका कारक का नाम ध्यान रखिएगा। दूसरा यहाँ पे देखिए, ये रोग जो है क्विलेक्स एनाफिलीज व एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। तो देखिए, यहाँ पर आपको देखा जाए तो ये परजीवी जो होते हैं अब इन मच्छरों के माध्यम से आपको एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचाए जा सकते हैं। इनके कारण क्या होते हैं, ये जो निमेटोड गोलकृमि इत्यादि हैं, ये इन मच्छरों में होते हैं। जब वो काटते हैं तो ये आपकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं और फिर यहाँ पर आपको लसिका फाइलेरिया का रोग यहाँ पे फैलाने का काम करते हैं। तो इन मच्छरों का भी नाम जो है ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ देखिए, एक वैश्विक पहल इसके संदर्भ में लॉन्च की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लसिका फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए वैश्विक कार्यक्रम यहाँ पे ऑलरेडी चला रखा है। तो ये हो गया हमारा पहला रोग जो चर्चा का विषय रहा।
दूसरा मलेरिया। देखिए मलेरिया हमेशा चर्चा का विषय रहता है, हर साल यहाँ पर इससे रिलेटेड आपको केसेस मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इसके लक्षण आपको मतलब रोगी आपको हर साल मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चर्चा का विषय क्यों रहा है, क्योंकि केन्या में देखिए घातक मलेरिया वाहक व प्रसारक एनाफिलीज स्टीफेंसी का पता चला। एक नए, देखिए मैंने कहा ना कि आपको हो सकता है कई नए प्रकार के कारक देखने को मिल सकता है, कोई नई प्रकार की उत्पत्ति देखने को मिल, जिसके कारण वो रोग और चर्चा का विषय। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मलेरिया के एक नए प्रकार के वाहक और आपको प्रसारक का पता चला है, जिसका नाम यहाँ पे ध्यान रखिएगा एनाफिलीज स्टीफेंसी, और ये पता कहां चला है, केन्या में। ठीक है, इसके बाद देखिए एनाफिलीज स्टीफेंसी की जो उत्पत्ति हुई है वो दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिम एशिया और अरब प्रायद्वीप में हुई है। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। परजीवी संक्रमित यहाँ पे मादा एनाफिलीज मच्छरों के काटने से यहाँ पे लोगों में फैलते हैं। देखा जाए तो इसके यहाँ पे 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो कि मनुष्यों में मलेरिया का प्रसार करती हैं। इनमें से 2 प्रजातियां जो कि हैं पी फाल्सीपेरम और पी विवैक्स अत्यधिक यहाँ पर सबसे घातक होती हैं। इसके अलावा एनोफेसिस स्टीफेंसी, प्लाज्मोडियम फाल्मीपेरम और पी विवैक्स दोनों को प्रसारित करने में यहाँ पर आपको सक्षम है। इस प्रजाति की अनुकूलन क्षमता अधिक और यह शहरी वातावरण में आसानी से यहाँ पे पनप सकता है। तो यहाँ पे इसके कारण देखिए नाम ध्यान रखिएगा, एनाफिलीज स्टीफेंसी के कारण यहाँ पे जो केन्या में पता चला है, एक यहाँ पर नई प्रसारक का पता चला है। और ये दोनों तरीके के यहाँ पर देखिए जो सबसे घातक मलेरिया के आपको देखा जाए लक्षण है, ये आपको वहां पर जीवी हैं उनको यहाँ पर आसानी से संचरित कर सकता है। अगला देखिए यहाँ पे है लेड पॉइजनिंग अर्थात सीसा विषाक्तता। यहाँ पर ये क्यों चर्चा का विषय बना, देखिए अब यहाँ पे ये चर्चा का विषय क्यों बना है, क्योंकि वर्ष 2022 में देखिए नीति आयोग और वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने सीसा विषाक्तता के संबंध में एक अध्ययन यहाँ पे किया। और इस अध्ययन के अनुसार करीब 23 राज्यों में रक्त में सीसा धातु का औसत स्तर 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर की स्वीकार्य सीमा से अधिक पाया गया है। ऐसे 23 राज्य हैं जहां पे ह्यूमन ब्लड में सीसा की जो मात्रा है उससे अधिक है। तो यहाँ पर एक मात्रा भी ध्यान रखिएगा कितनी होनी चाहिए, तो 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर आपकी बॉडी में यहाँ पर देखा जाए तो इतनी ही मात्रा में सीसा होनी चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा यहाँ पर आपको पाई जा रही है तो समस्या है। अब देखिए इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और प्योर अर्थ की 2020 की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था कि भारत में करीब 275 मिलियन बच्चों के रक्त में सीसे का स्तर 5 यहाँ पर माइक्रोग्राम डेसीलीटर की स्वीकार्य सीमा से यहाँ पर अधिक है। अब अगर देखा जाए अगर सीसा विषाक्तता अर्थात लेड पॉइजनिंग की समस्या अर्थात आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर सीसा आपको पाया जाता है तो जो पॉइजनिंग होगी इससे उससे समस्याएं क्या आती है। तो देखिए यहाँ पे पहली चीज मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को नुकसान ये पहुंचाता है। दूसरा मंद विकास और वृद्धि यहाँ पर आपको रुक जाती है और एक तरीके से इसका मंद विकास होता है, वृद्धि आपको अच्छी नहीं होती है। सीखने और सुनने बोलने की समस्याएं जन्म से ही यहाँ पर समस्याग्रस्त रहेंगी। ठीक है ना, ठीक से आप हो सकता है उसके सुनने की क्षमता या बोलने की क्षमता या कुछ सीखने की क्षमता उसकी प्रभावित हो जाए, वो आम बच्चों की तरह ना रहे। इसके अलावा कम बौद्धिक विकास होगा और कम शैक्षिक उपलब्धि का भी कारण यहाँ पर आपको बन सकता है। तो ये सीसा विषाक्तता के यहाँ पर आपको प्रभाव है। अगला यहाँ पे एक रोग है जिसको आप जानते हैं H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से। ये हमेशा देखा जाए तो हर साल बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये रोग यहाँ पर आपको चर्चा का विषय बने रहते हैं। तो देखिए ये चर्चा का विषय क्यों रहा है, क्योंकि स्तनधारियों में H5N1 यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा का एक जो उप प्रकार हम इसे कहते हैं के प्रसारित होने की हालिया रिपोर्टें मानव देखा में महामारी के रूप में यहाँ पर इस वायरस की क्षमता में यहाँ पर देखा जाए वृद्धि बताई गई है कि अर्थात भारतीय जो मानव है वो भी अब H5N1 एक महामारी के तौर पे मानव में फैल सकती है। और यही जो अध्ययन का विषय बना है, ये चर्चा का विषय बना है। देखिए अभी होता क्या है, जो अभी का एक प्रोस्पेक्टिव है, जो डेटा है वो क्या कहता है, एवियन इन्फ्लुएंजा जो है जिसे हम A1 के नाम से भी जानते हैं, ये टाइप 1 वायरस के कारण होने वाली एक बीमारी है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का एक उपप्रकार है जिसमें संक्रमित पक्षियों, उनके मल, संक्रमित पक्षी शवों के संपर्क के माध्यम से अन्य स्तनधारियों जैसे कि मिंक, फेरेट्स, सील, घरेलू बिल्लियां और अन्य को यह संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। मनुष्यों में लक्षण की बात करें तो यह हल्के से लेकर गंभीर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां जैसे बुखार, खांसी,
गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, मछली, पेट में दर्द, दस्त, उल्टी आदि के लक्षणों के रूप में यहां पर इसे देखा जाता है। लोगों में देखा जाए तो गंभीर श्वसन की बीमारियां भी हो सकती हैं इससे, जैसे सांस लेने में कठिनाई, निमोनिया, तीव्र श्वसन समस्या, वायरल निमोनिया, मानसिक स्थिति में बदलाव होना, दौरे पड़ना इत्यादि भी देखे जाते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वर्ष 2019 में भारत को एवियन इन्फ्लुएंजा मुक्त घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट कि भारत को वर्ष 2019 में एवियन इन्फ्लुएंजा अर्थात H5N1 से यहां पे मुक्त घोषित किया गया, जिसके विषय में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन को भी यहां पे सूचित किया गया है। और इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, भारत यहां पर इससे मुक्त है। इन्फ्लुएंजा वायरस के प्रकार देखें तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 प्रकार होते हैं, A, B, C और D। चलिए अगला आता है यहाँ पे फाइलेरिया। फाइलेरिया से यहाँ पे मुकाबले को लेकर के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान यहाँ पे शुरू किया है। और भारत का जो लक्ष्य देखा जाए 2027 यहाँ पर इसे रखा गया है। और फाइलेरिया से जो सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर आपको राज्य हैं वो है बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। फाइलेरिया देखा जाए तो एक सूक्ष्म तंतु जैसे कृमियों के कारण होने वाला परजीवी संक्रमण है, जिसे हम फाइलेरिया कहते हैं। यह मच्छरों के काटने से फैलता है। और देखा जाए तो ये तंतु सदृश फाइलेरिया 3 प्रकार के होते हैं कि होता है बुचेरिया, वैन क्रॉफ्टी, जो 90% मामलों के लिए यहां पर आपको उत्तरदायी है। दूसरा होता है ब्रुगरिया मलाई, जो कि शेष अधिकांश मामलों के लिए यहाँ पर उत्तरदायी है। और तीसरा है ब्रुगरिया तिमोरी, जो कि यहाँ पे इस रोग का भी एक कारण है, जो कि सबसे कम कारण होता है। लक्षण की बात करें तो यहाँ पे फाइलेरिया के कारण आपके लसिका, स्पर्शोन्मुख, तीव्र जीर्ण स्थिति हो जाती है। जीर्ण स्थिति के कारण देखा जाए तो अंगों में लिम्फो एडेमा अर्थात उत्तकों में सूजन आ जाएगा। एलिफेंटियासिस अर्थात त्वचा और उत्तकों में सूजन आ जाएगा। हाइड्रोसील की स्थिति हो सकती है, अंडकोश में सूजन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसका उपचार क्या है तो यहाँ पर देखा जाए तो आईडीए के रूप में जाना जाता है इसे, आइवरमेक्टिन। और दूसरा यहाँ पर देखा जाए तो आइवरमेक्टिन के अलावा डाइथाइल कार्बामाजिन और तीसरा है एल्बेंडाजोल। यहाँ पर आपको संयोजन, ये तीनों दवाइयों का संयोजन आपको यहाँ पर दिया जाता है ताकि आप फाइलेरिया के रोग से यहाँ पर उपचार के लिए। अगला रोग यहाँ पर देखिए है सिकल सेल रोग है। और सिकल सेल को देखा चर्चा का विषय बना है क्योंकि बजट में यहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में देखा जाए तो भारत सरकार ने 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन की घोषणा की है। तो एक और टारगेट यहाँ पर एक और रोग के संदर्भ में रखा गया है, सिकल सेल एनीमिया के लिए रखा गया है, 2047 रखा गया है। और देखा जाए तो थोड़ा सा सिकल सेल रोग के बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए क्या है रोग। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये जेनेटिक बीमारी होती है, ठीक है। जेनेटिक बीमारी है जो अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को स्थानांतरित होती है, संक्रामक नहीं है कि किसी के संपर्क में आने से यह फैल जाएगा। तो एसडीजी एक पुरानी एकल जीन बीमारी है जो रक्त अल्पता, तीव्र दर्द का अनुभव होना, पुरानी चोट, जीवन काल में कमी के कारण एक दुर्बल प्रणालीगत सिंड्रोम का यहां पर कारण बन जाती है। लक्षण क्या क्या होते हैं तो सिकल सेल रोग के लक्षण देखा जाए तो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन कुछ सामान्य लक्षण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज होती है क्रोनिक एनीमिया की स्थिति, अर्थात शारीरिक थकान आपको देखने को मिलेगी, कमजोरी देखने को मिलेगी, पीलापन आपको बॉडी में का देखने को मिलेगा, ये एक सामान्य से लक्षण है। इसके अलावा तीव्र दर्द की स्थिति देखने को मिलती है, सिकल सेल संकट के रूप में जाना जाता है जिसे। इस तीव्र दर्द की जो स्थिति है वो हड्डियों, छाती, पीठ, हाथ एवं पैरों में अचानक होगा और तीव्र दर्द पैदा कर सकता है और विलंबित विकास और यौवन की स्थिति को भी का भी यहाँ पर आपको कारण बन सकता है। उपचार के संदर्भ में देखा जाए तो रक्त चढ़ाया जाता है, रक्तदान की स्थिति इसमें होती है, अर्थात एनीमिया से छुटकारा पाने और तीव्र दर्द संकट को जोखिम को कम करने में यहाँ पर रक्त को चढ़ाया जाना सबसे एक बेटर एक ऑप्शन है। हाल ही में देखा जाए सिकल सेल के लिए, एनीमिया के लिए यहाँ पर क्रिस्पर Cas9 का भी यहाँ पर उपयोग किए जाने की बात की गई। एक और कारण जिसके कारण ये रोग चर्चा का विषय बना, भारत ने वर्ष 2021 में सिकल सेल एनीमिया के निदान हेतु क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट से यहाँ पर यानी कि क्लस्टर Cas9 को विकसित करने के लिए 5 वर्ष की परियोजना को मंजूरी दी है। सिकल सेल एनीमिया पहली बीमारी है जिसे भारत में क्रिस्पर आधारित चिकित्सा के लिए यहाँ पे लक्षित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा क्रिस्पर Cas9 के माध्यम से, क्योंकि जेनेटिक बीमारी है तो जेनेटिक बीमारी में क्रिस्पर Cas9 के माध्यम से उस जेनेटिक तत्व को हटाकर उसकी जगह नई चीज जोड़ दी जाती है, जिस समस्या का निदान यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर इसके संदर्भ में 5 वर्ष के लिए एक प्रोग्राम को घोषित किया गया है।
अगला देखिए यहां पर है रोगाणुरोधी प्रतिरोधी गोनेरिया। ये चर्चा का विषय क्यों रहा है? ये चर्चा का विषय रहा है कि हाल ही में देखा जाए तो केन्या में रोगाणुरोधी प्रतिरोधी गोनेरिया का प्रकोप देखा गया। गोनेरिया जो है किस प्रकार का रोग है? तो देखा जाए तो यौन संचारित संक्रमण यानी कि एसटीआई रोग है, जो जीवाणु होता है, एक जीवाणु का नाम ध्यान रखिएगा, निसेरिया गोनेरिया के कारण यहाँ पर आपको फैलता है। ठीक है, गोनेरिया रोग किस जीवाणु के कारण फैलता है? पहले जीवाणु के कारण फैलता है, और जीवाणु का जो नाम है ध्यान रखना है, निसेरिया गोनेरिया। अब अगली बात आती है कि किसको प्रभावित करेगा। तो देखिए महिला और पुरुषों दोनों को संक्रमित कर सकता है, और उनके जनांगों, मलाशय और गले को यहाँ पर मूल रूप से आपको प्रभावित करेगा। रोगाणुरोधी प्रतिरोध की स्थिति क्या होती है? एमआर। इसका तात्पर्य है किसी भी सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, कवक हो गए, परजीवी हो गए, ठीक है, इत्यादि के द्वारा एंटी माइक्रोबियल दवाएं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गए, एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीमायरियल और एंटी हेलेमेंटिक्स, जिनका उपयोग संक्रमण के इलाज के लिए यहाँ पर किया जाता है, के खिलाफ यहाँ पे प्रतिरोध हासिल करने, अर्थात जो दवाई आप यूज करते हैं वो दवाइयां आपको काम ही ना करें। इसी को बोला जाता है यहाँ पर रोगाणुरोधी प्रतिरोध, अर्थात जो जीवाणु है, रोगाणु है जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी है, उसको मारने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए जो दवाइयां आप खा रहे हैं वो दवाइयां उस पर असर ही नहीं करती। ऐसी स्थिति है रोगाणुरोधी प्रतिरोध की स्थिति। अगला देखिए विश्व एड्स दिवस यहाँ पे मनाया गया, और ये 1 दिसंबर को पूरी दुनिया में यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं मनाया जाता है। इस कारण से यहाँ पे ये चर्चा का विषय बनता है। और यहाँ पे देखा जाए तो हर साल 1 दिसंबर को इसका मनाया जाने का कारण है कि लोगों को जागरूक करना, और इसकी शुरुआत देखा जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1988 से यहाँ पर की गई। देखा जाए तो यहाँ पर आपको इसका परिचय क्या है? एड्स, जिसका फुल फॉर्म आप जानते होंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। एक गंभीर बीमारी है जो कि एक इसके वायरस से फैलती है, जिसका नाम यहाँ पर है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के नाम के कारण यहाँ पर आपको फैलती है। कौन से पार्ट को प्रभावित करती है? तो शरीर के प्रतिरक्षा को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाती है, जिसके कारण व्यक्ति किसी भी प्रकार से संक्रमित होने पर किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित हो सकता है, और उसकी लड़ने की जो रोगों की प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसकी कम हो जाती है। एचआईवी का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को CD4 नामक श्वेत रक्त कोशिका पर यहाँ पर हमला करते हैं, यानी कि टी सेल्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचाता है। एचआईवी कई स्रोतों के माध्यम से यहाँ पर फैल सकता है, जिसमें देखा जाए तो एचआईवी रक्त, वीर्य, योनि स्राव, गुदा तरल पदार्थ और स्तन दूध सहित शारीरिक तरल पदार्थों के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यहाँ पर फैल सकता है। देखा जाए तो प्रारंभिक लक्षणों के तौर पे आपको क्या दिखाई देगा? जैसे कि बुखार, ठंड लगना, जोड़ों में दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, रात में पसीना आना, ग्रंथियों का बढ़ जाना, शरीर पे लाल चकत्ते पड़ना, जनांगों या गर्दन के आसपास घाव होना, निमोनिया, थकान, कमजोरी, वजन का अचानक गिरना और देखा जाए छाले इत्यादि पड़ना, ये सारे इसके लक्षण होते हैं। एचआईवी एड्स पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अनुसार 2021 तक 38.4 मिलियन लोग एचआईवी के साथ यहाँ पर रह रहे हैं, जिनमें 1.7 मिलियन बच्चे यहाँ पर शामिल हैं। भारत के संदर्भ में देखिए राष्ट्रीय स्तर पर तो यूनिएड्स के अनुसार 2021 में भारत में अनुमानित 2.4 मिलियन लोग एचआईवी के साथ रह रहे थे, जिसमें 70,000 यहाँ पर बच्चे हैं, और महाराष्ट्र में इनकी संख्या सबसे अधिक है, और इसके बाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में यहाँ पर देखे जाए तो एचआईवी केसेस आपको सबसे ज्यादा है। अगला यहाँ पर है ज़ॉम्बी वायरस। ज़ॉम्बी वायरस देखिए यूरोपीय शोधकर्ताओं के द्वारा रूस में एक जमी हुई झील के नीचे से 48,500 वर्ष पुराने एक ज़ॉम्बी वायरस को पुनर्जीवित होने और उसके संक्रमण से होने वाली महामारी की संभावना पर चिंता जताई है। ज़ॉम्बी वायरस देखा जाए 13 नए रोग जनकों अर्थात पैथोजन की पहचान की गई है, जिन्हें ज़ॉम्बी वायरस कहा जाता है, जो कि परमाफ्रॉस्ट में कई सहस्त्राब्दी पुरानी होने के बावजूद यहाँ पे अभी भी संक्रामक बने हुए हैं। अगला यहाँ पे है डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो डायरिया पर देखिए यहाँ पे एशियाई सम्मेलन हो रहा है, और एशियाई सम्मेलन में डायरिया से संबंधित रोग यहाँ पे चर्चा का विषय बना देते हैं। अब देखिए हुआ क्या है, तो हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री ने कोलकाता में 16वें डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन को यहाँ पर संबोधित किया है। इस बार की जो थीम थी, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हैजा, टाइफाइड आदि संबंधी अन्य रोगों की रोकथाम व नियंत्रण, अर्थात इसको SARS-CoV-2 महामारी से आगे की एक स्थिति के तौर पर यहाँ पे एक बड़ी थीम यहाँ पर आपको क्रिएट की गई है, अच्छी खासी। तो यहाँ पर आपको ये इनकी थीम रही है। परिचय भी देख लेते हैं, परिचय कर लेते हैं थोड़ा सा। डायरिया के साथ थोड़ा हालचाल भी पूछ लीजिए, डायरिया कैसी है।
तो देखिए, डायरिया को किसी भी व्यक्ति द्वारा बार बार उल्टी और दस्त करने या व्यक्ति द्वारा सामान्य से अधिक दस्त करने, जिसे डिहाइड्रेशन की एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, के रूप में हम परिभाषित करते हैं। डायरिया से उत्पन्न सबसे गंभीर समस्या होती है निर्जलीकरण अर्थात पानी की कमी हो जाना। डायरिया रोग के दौरान तरल मल, उल्टी, पसीना, मूत्र, श्वास के माध्यम से पानी व इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की यहाँ पर कमी हो जाती है। सांख्यिकी क्या कहती है कि डायरिया रोग जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है, और हर साल देखा जाए 10 से करीब 5 साल से कम उम्र के लगभग 5,25,000 बच्चे यहाँ पर मर जाते हैं। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो हर साल करीब बचपन में दस्त रोग से 1.7 बिलियन बच्चे यहाँ पर की डेथ का यहाँ पर ये कारण बनता है ये रोग। थोड़ा सा डायरिया रोग होता किस कारण से है, तो ये एक्यूट वाटरी डायरिया कई घंटों तक, दिनों तक रहता है, इसमें हैजा शामिल होता है। एक्यूट ब्लडी डायरिया जिसे पेचिस भी कहा जाता है, और परसिस्टेंस डायरिया अर्थात 14 दिनों तक या उससे अधिक के समय तक यहाँ पर ये रहता है। डायरिया रोग और पोषण पर एशियाई सम्मेलन में यहाँ पर देखा जाए किसी भी डायरिया का आपके कौन कौन से कारण हो सकते हैं डायरिया के, तो देखिए जो संक्रमण होता है इसमें दस्त, हैजा और टाइफाइड जैसे जीवाणु संक्रमण होते हैं। कुपोषण की स्थिति हो सकती है, दूषित भोजन और पानी हो सकता है, उपचार हो सकता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, जिंक सप्लीमेंट प्रयोग किया जा सकता है जिससे यहाँ पर निजात दिलाने के तौर पर। चलिए अगली बात यहाँ पे आती है डेंगू। डेंगू देखिए यहाँ पे चर्चा का विषय क्यों बना, क्योंकि एक अध्ययन के अनुसार भारत में डेंगू के चल रहे प्रसार के लिए मानसून की देर से वापसी के कारक को यहाँ पर जिम्मेदार ठहराया गया है। और इस साल देखा जाए तो जो मानसून है आपको काफी देर से भी गया, थोड़ा सा काफी लेट यहाँ पर वर्षा भी हुई है। तो डेंगू संचरण के 3 प्रमुख कारक बताए जाते हैं, वर्षा, आर्द्रता और तापमान के निकटता के साथ डेंगू के 2 मच्छर जिसमें है एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, यही पूछे जाते हैं किस प्रकार के मच्छरों के कारण ये फैलता है। तो डेंगू जो फैलते हैं उसके लिए 2 मच्छर यहाँ पे कारक हैं, एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। अब थोड़ा सा जान लीजिए, ये मच्छर जनित यहाँ पर उष्णकटिबंधीय एक बीमारी है डेंगू, और ये जीनस फ्लेवी वायरस के कारण यहाँ पर आपको फैलता है। तो विषाणु जनित भी बीमारी है, ठीक है, विषाणु के कारण फैलता है। लक्षण क्या है, यदि आपको डेंगू हो गया है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। बहुत तेज बुखार, तेज सिर दर्द, आंखों में दर्द, हड्डी, जोड़, मांसपेशियों में यहाँ पे तेज दर्द की स्थिति। WHO के अनुसार कहा गया है कि प्रतिवर्ष करीब 39 करोड़ लोग डेंगू वायरस से संक्रमित होते हैं, जिनमें से 9.6 करोड़ लोगों को इसके लक्षण यहाँ पर दिखाई देते हैं। और डेंगू के टीके के तौर पर डेंग वाक्सिया यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ये इसका उपचार के तौर पे है। अगला है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग को लेकर हाल ही में कुछ शोध हुए हैं जिसके कारण ये चर्चा का विषय रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो शोध करता है लेकेनमैब, ठीक है, लेकेनमैब नाम की एक दवा की यहाँ पर खोज की गई है शोधकर्ताओं के द्वारा, जो शुरुआती अल्जाइमर के रोगियों में संज्ञानात्मक गिरावट को कम करती है और डिमेंशिया विकारों के एक समूह के लिए यहाँ पर उपयोग होने वाला शब्द है जिसके कारक स्मृति में विकार था, धीरे धीरे भूलने की क्षमता में विकार के साथ निर्णय लेने और सामाजिक कौशल में विकार की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। आप लोगों के साथ एक सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं और साथ ही साथ सामाजिक जो कौशल है, बोलचाल की स्थिति वो भी यहाँ पे प्रभावित होती है। डिमेंशिया इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 503 मिलियन लोग यहाँ पर डिमेंशिया से पीड़ित हैं, जिसका प्रसार वर्ष देखा जाए 2050 तक बढ़कर 14 मिलियन होने का यहाँ पे अनुमान है। अल्जाइमर जो रोग है यह देखा जाए तो एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिका को नष्ट करता है। इससे रोगी की देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक स्थिति यहाँ पे कमजोर हो जाती है और उसे धीरे धीरे यहाँ पे कुछ याद नहीं रह जाता है। उसकी निर्णय लेने की क्षमता घट जाती है, स्वभाव में लगातार परिवर्तन होता रहता है। 55 से देखा जाए 60 वर्ष की आयु वाले लोगों में अल्जाइमर डिमेंशिया यहाँ पर सबसे प्रमुख कारण होता है। अगला ही देखिए बुखार यहाँ पे है लस्सा बुखार, ठीक है, एक नया बुखार आप सुन लीजिए, लस्सा बुखार। लस्सा बुखार क्या है? हाल ही में देखा गया कि अध्ययन यहाँ पे किया गया कि जलवायु परिवर्तन अगले 50 वर्षों में लस्सा बुखार को पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में, महाद्वीप के मध्य और पूर्वी भागों में फैलने में मदद कर सकता है। लस्सा बुखार के वायरस के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या में 600% की वृद्धि होगी और जोखिम वाले देशों की संख्या में 2050 तक बढ़कर 453 मिलियन, 2070 तक 700 मिलियन हो जाएगी, जबकि 2022 में यह संख्या मात्र 92 मिलियन है। यह एक एकल संयोजित आरएनए वायरस है जो वायरस परिवार के
विरिडे से यहाँ पे संबंधित है। तो एक और वायरस से होने वाला रोग है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लस्सा बुखार जो है एरना विरिडे। यह बुखार चूहों के द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी, नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका देशों में यहाँ पर आपको पाया जाता है और एक स्थानिक यहाँ पर आपको रोग है। यह देखा जाए तो आपको मास्टोमिस चूहों में इस घातक लस्सा वायरस को फैलाने की यहाँ पर आपको क्षमता होती है। लक्षण इसका देखा जाए तो इसके सामान्य लक्षणों में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिर दर्द यहाँ पर आपको शामिल है। जबकि गंभीर लक्षणों की बात करें तो इसमें रक्तस्राव, सांस लेने में कठिनाई, उल्टी, चेहरे में सूजन और छाती पीठ में दर्द आदि इत्यादि के लक्षण भी आपको दिखेंगे। लक्षणों के शुरुआती 2 सप्ताह की स्थितियों में देखा जाए तो रोगी की मृत्यु हो सकती है और आमतौर पर यहाँ पर बहु अंग विफलता अर्थात आपकी मल्टीपल ऑर्गन डिसऑर्डर की यहाँ पर एक स्थिति आपको देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर डेथ केसेस आपको बढ़ जाते हैं। उपचार क्या है? तो उपचार है एक एंटीवायरल यहाँ पर आपको दवा दी जाती है जिसका नाम है रिबाविरिन। रिबाविरिन यहाँ पर आपको दवा दी जाएगी जो लस्सा बुखार के लिए प्रभावी उपचार प्रतीत होती है, लेकिन बीमारी होने पर इसे तुरंत दिया जाना चाहिए, अन्यथा की स्थिति में यह निष्प्रभावी हो जाएगी। चलिए अगला यहाँ पर है इबोला वायरस रोग। और इबोला देखा जाए तो यहाँ पे पिछले कई सालों से यहाँ पर चर्चा का विषय हर साल रहता है और ये अफ्रीका का एक प्रमुख कह सकते हैं कि रोग है। हाल ही में देखा जाए तो रेयन सूडान स्ट्रेन मामले की पुष्टि के बाद युगांडा में इबोला वायरस रोग का प्रकोप यहाँ पर घोषित किया गया। इबोला वायरस की खोज सर्वप्रथम 1976 में इबोला नदी के पास स्थित गांव में हुई थी और इसे कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ पर देखा जाती है नदी है। यह जीनस इबोला वायरस के अंदर वायरस के एक समूह के संक्रमण के कारण यहाँ पर आपको फैलता है और इसके लिए जो यहाँ पर वायरस यहाँ पर जिम्मेदार हैं, एक है इबोला वायरस जो कि जायर इबोला वायरस प्रजाति से संबंधित है, दूसरा है सूडान वायरस जो कि सूडान इबोला वायरस प्रजाति से संबंधित है। इसके अलावा टाई फॉरेस्ट वायरस है जो टाई फॉरेस्ट इबोला वायरस पूर्व में कोटे की आइवर इबोला वायरस की यहाँ पर एक प्रजाति के तौर पर इसे जाना जाता है। होस्ट इसका कौन होता है? तो फ्रूट बैट टेरोपोडिडेई परिवार से संबंधित से होता है और वायरस के यहाँ पे प्राकृतिक वाहक के तौर पर एक होस्ट के तौर पर रहता है और इसी के थ्रू यहाँ पर बाकियों में यहाँ पर अर्थात मानव में फैलता है। लक्षण क्या होते हैं इबोला वायरस अगर किसी को हो जाता है तो औसतन देखा जाए 8 से 10 दिनों के साथ बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, यकृत, कुछ मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव की स्थिति। इसका टीकाकरण फिलहाल यहाँ पे उपलब्ध है जिसमें हम देखते हैं कि एबेरवो वैक्सीन यहाँ पर आपको इबोला वायरस से रोगों की रक्षा में यहाँ पे प्रभावी बताई जाती है। अगला यहाँ पे रोग है कुष्ठ रोग। पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो निजी बाजार में कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली प्रमुख दवा क्लोफाजिमाइन की भारी यहाँ पर कमी बनी हुई है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चर्चा का विषय इसलिए बना क्योंकि कुष्ठ रोग के इलाज की जो दवा है, उपचार है, वही यहाँ पर आपको कम हो गई है। तो दवा का उसका नाम ध्यान रखिएगा, यही पूछा जा सकता है कुष्ठ रोग के इलाज के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जा सकता है, तो क्लोफाजिमाइन है। ठीक है, अब क्लोफाजिमाइन जो है इसके अलावा रिफैम्पिसिन और डैम्सोन के साथ मल्टी बैसिलरी लेप्रोसी मामलों के लिए मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट की 3 आवश्यक दवाओं के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। कुष्ठ रोग जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये तो दवा हो गई, क्या आपको दिया जाता है उपचार के संदर्भ में, किस कारण चर्चा का विषय रहा, लेकिन कुष्ठ रोग क्योंकि दवा जो है वो कुष्ठ रोग से संबंधित है, तो कुष्ठ रोग क्या है? तो कुष्ठ रोग देखा जाए तो एक पुराना प्रगतिशील जीवाणु संक्रमण, ये आपका अभी तक देखा जाए तो ये जीवाणु के कारण फैलने वाला रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक जीवाणु के कारण होता है और इसके कारण देखा जाए तो मुख्य रूप से हाथ, पांव, त्वचा, नाक की परत, ऊपरी श्वसन पथ की नसों को प्रभावित करता है। इसे हैंसेन डिसीज के नाम से भी हम जानते हैं। इसके कारण देखा जाए त्वचा के अल्सर, तंत्रिका क्षति, मांसपेशियों को कमजोर होना कुष्ठ रोग में आपको लक्षण के तौर पर इसमें दिखते हैं। इसके अलावा भारत में देखा जाए तो कई भारतीय राज्यों के शासित प्रदेशों में यह स्थानिक है। भारत में प्रति 10,000 जनसंख्या पे 4.56% की वार्षिक मामले यहाँ पर आने की दर कुष्ठ रोग की देखी जाती है। तो फैक्ट ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है कि 2030 तक हमें प्रत्येक जिले में कुष्ठ रोग को यहाँ पे समाप्त करना है। तो भारत में देखा जाए 2030 तक का टारगेट है कुष्ठ रोग को फिनिश करने का। तो सारे फैक्चुअल डेटा हमने यहाँ पर देखे। अगला यहाँ पर देखिए हैजा है। शोधकर्ताओं ने देखा जाए तो हैजा पैदा करने वाले बैक्टीरिया में रोगाणु रोधी प्रतिरोधक क्षमता में गिरावट की यहाँ पे पहचान की है। और हैजा देखा जाए तो एक तीव्र अतिसार की बीमारी है जो विब्रियो कॉलेरी नामक यहाँ पे जीवाणु के कारण फैलता है। देखिए यहाँ पे हैजा भी आपको एक जीवाणु कारक यहाँ पर रोग है
जीवाणु का नाम विब्रियो कॉलेरी है। जो प्रभावित आपको अंग है वो आंत को यहाँ पर देखा जाए प्रभावित करता है। लक्षण के तौर पे आपको डायरिया जैसे लक्षण, उल्टी और पैर में ऐंठन देखने को मिल सकता है यदि आपको हैजा है तो। और संक्रमण जो होता है मूलतः आपको दूषित जल या दूषित भोजन को खाने वाले व्यक्ति में यहाँ पर ये फैलते हैं। वैक्सीन जो देखा जाए तो वर्तमान में 3 डुकोरल, सांचोल और यूविचोल प्लस हैजा के यहाँ पे वैक्सीन यहाँ पर आपको टीके आपको प्रदान किए जाते हैं। अगला है यहाँ पे मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स देखा जाए तो यहाँ पर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा करते हुए मंकी पॉक्स वायरल को लेकर यहाँ पे एक गंभीर चेतावनी जारी की है। और इसका परिचय जो है, मंकी पॉक्स एक दुर्लभ वायरल जूनोटिक बीमारी है जिसमें चेचक के समान यहाँ पर आपको इसके दिखाई देता है। लक्षण के तौर पर देखा जाए तो इससे संक्रमित लोगों में आपको चिकन पॉक्स जैसे दिखने वाले दाने आएंगे, देखने को मिलेंगे। और मंकी पॉक्स के कारण होने वाला बुखार, अस्वस्थता, सिरदर्द आमतौर पर चिकन पॉक्स के संक्रमण की तुलना में ज्यादा अधिक गंभीर स्थिति आपको धारण कर लेता है। संक्रमण देखा जाए तो ये मंकी पॉक्स वायरस जो है ज्यादातर आपको जंगली जानवरों से फैलते हैं, जैसे कि कृंतकों और प्राइमेट से लोगों के बीच फैलता है, लेकिन मानव से मानव संक्रमण भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये भी देखा जाए तो ये भी एक वायरस से होने वाला रोग है। अगला यहाँ पर है टाइप 1 डायबिटीज, जिसे हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने टाइप 1 डायबिटीज के निदान, उपचार और प्रबंधन के संदर्भ में कुछ नए दिशा निर्देश यहाँ पर तय किए हैं। टाइप 1 जो डायबिटीज है इसे किशोर मधुमेह के रूप में भी हम जानते हैं। और इसमें क्योंकि ये ज्यादातर 14 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों में यहाँ पर दिखाई देता है। टाइप 1 मधुमेह तब होता है जब अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियास आपके पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का यहाँ पर आपको उत्पादन करने में विफल हो जाता है, तो वहां पे टाइप 1 डायबिटीज हम कहते हैं। दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। इसको हम कहते हैं कि जब शरीर में इंसुलिन का उपयोग करने के लिए उपयोग करने का जो तरीका है उसको यहाँ पे प्रभावित हो जाता है। शरीर की अभी इंसुलिन का निर्माण यहाँ पर कर रहा हो लेकिन उसका उपयोग सही ढंग से नहीं करता हो, तो वहां पर हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। अब मधुमेह के प्रभाव क्या होंगे? तो सबसे पहली चीज, लंबे समय तक बगैर उपचार की या सही रोकथाम न होने पर मधुमेह जो है गुर्दे, हृदय, रक्त वाहिकाएं, तंत्रिका तंत्र, आंखें आदि से संबंधित रोगों का यहाँ पर कारण बनने लगेगा। जिम्मेदार कारक के तौर पर ध्यान रखिएगा, मधुमेह में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक है अस्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, शराब का अत्यधिक सेवन और अधिक वजन, मोटापा, तंबाकू का उपयोग इत्यादि। विश्व मधुमेह दिवस आपको कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 4 नवंबर को यहाँ पे मनाया जाता है। और वर्ष 2022 का जो थीम रहा, मधुमेह शिक्षा तक पहुंच पर केंद्रित। ठीक है, ये यहाँ पर इस साल का था, पिछले वर्ष का आपको 2022 का आपको इसका थीम रही है, तो इसको भी यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए, मलेरिया से लड़ने के लिए कृत्रिम प्रकाश की स्थिति की यहाँ पे एक नई खोज की गई है। तो देखा जाए तो हाल ही में एक अध्ययन से पता चला है कि मलेरिया से लड़ने के लिए कृत्रिम प्रकाश को हथियार के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। मलेरिया एक मच्छर जनित यहाँ पर रक्त रोग है और जिसे प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण यहाँ पर फैलता है। ये रक्त संक्रमित मादा एनाफिलिस मच्छरों के कारण के काटने से यहाँ पर आपको फैलता है। इसकी 5 परजीवी प्रजातियां हैं जो मनुष्यों में मलेरिया के रोग फैलाने का कारण बनती हैं, जिनमें से 2 सबसे प्रमुख हैं। एक है प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, दूसरा है प्लाज्मोडियम विवैक्स, जिसमें मलेरिया संक्रमण का सर्वाधिक यहाँ पर खतरा इनसे रहता है। इसके अलावा मलेरिया के लक्षणों में देखा जाए तो बुखार, फ्लू के लक्षण शामिल होते हैं। ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान महसूस इत्यादि होती है आपको। मलेरिया का जो टीका है वो यहाँ पर RTS SAS01, जिसे मार्क्यूरिक्स के नाम से भी हम यहाँ पर जानते हैं, ये मलेरिया के टीके के लिए दिया जाता है। अगला इसमें है निपाह वायरस। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी से पकड़े गए 51 चमगादड़ों में आपको निपाह वायरस संक्रमण के खिलाफ IgG एंटीबॉडी की उपस्थिति का यहाँ पर आपको पता लगा है। तो देखा जाए तो निपाह वायरस चमगादड़ों में आपको एक एंटीबॉडी जिसका नाम है IgG यहाँ पर आपको प्राप्त हुआ है। एंटीबॉडी होता क्या है, थोड़ा सा ये भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एंटीबॉडी जिसे हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन जो होता है कहा जाता है, और ये एक सुरक्षात्मक प्रोटीन होती है जो एक बाह्य पदार्थ की उपस्थिति की प्रतिक्रिया में प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे एंटीजन कहा जाता है द्वारा यहाँ पे निर्मित होता है। तो एक तरीके से यहाँ पर आपको ह्यूमन बॉडी को बाहरी चीजों से आक्रमण से बचाने के संदर्भ में यहाँ पे एंटीबॉडी यहाँ पर आपको बनती है। एंटीबॉडी कई प्रकार भी हैं, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। देखिए, पहला यहाँ पे IgG।
IgG जो कि यहाँ पर अभी पाया गया है, तो ये यह रक्त में पाई जाती है सबसे पहली चीज, और इसमें बैक्टीरिया और विषाक्त पदार्थों को बांधने और की यहाँ पर जबरदस्त यहाँ पर क्षमता पाई जाती है। दूसरा है IgM जो कि बी कोशिकाओं के द्वारा रोगजनक के आक्रमण करने पर सबसे पहले IgM का यहाँ पर निर्माण करते हैं। तीसरा है IgA, यह संश्लेषणा झिल्ली से बैक्टीरिया के आक्रमण को रोकने वाले आंत द्रव नाक के स्राव लार जैसे इत्यादि से यहाँ पर आपको कैसे इनका निर्माण होता है। इसके बाद है IgD, एंटीबॉडी उत्पाद शुरू करने तथा श्वसन पथ के संक्रमण की रोकथाम में महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको भूमिका निभाता है। इसके बाद आता है IgE, मूल रूप से परजीवियों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं में यहाँ पर आपको भाग लेता है। अब देखा जाए तो यह एक जूनोटिक वायरस है, जानवरों से इंसानों में संचरित होता है। जो निपाह वायरस है, निपाह वायरस देखा जाए एंसेफेलाइटिस के लिए उत्तरदायी जीव पैरा माइक्सोविरिडे श्रेणी तथा हेनिपा वायरस जीनस वंश का एक RNA या राइबो न्यूक्लिक एसिड वायरस है तथा हेंड्रा वायरस से यहाँ पर निकटता से भी ये संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर ये किस कुल से संबंधित है, किस फैमिली से, किस प्रकार के वायरस से संबंधित है, किस कुल से यहाँ पे आता है, इसको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बार इसके जो घटनाक्रम देखे गए निपाह वायरस को लेकर के 1988 में और 1999 में मलेशिया तथा सिंगापुर में यहाँ पर इसके लक्षण देखे गए। सॉरी 1998 और 1999 में संक्रमण देखा जाए तो यह रोग यहाँ पे पट्रोपस जीनस के फ्रूट बैट तथा फ्लाइंग फॉक्स के माध्यम से यहाँ पर आपको फैलता है। लक्षण के तौर पर देखे जाए तो अगर आप निपाह वायरस से संक्रमित हो गए तो यहाँ पर आपको बुखार, सिर दर्द, उनीदापन, भटकाव, मानसिक भ्रम, कोमा, संभावित मृत्यु, एंसेफेलाइटिक सिंड्रोम के जैसे लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो गंभीर समस्या है। अगला देखिए यहाँ पे है वर्णांधता, जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। ये चर्चा का विषय क्यों बन गया भाई? तो देखिए हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर इस पर एक निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII को वर्णांधता से पीड़ित उम्मीदवारों को फिल्म निर्माण और संपादन पर अपने पाठ्यक्रमों से बाहर करने के बजाय इनके पाठ्यक्रम में बदलाव करने का यहाँ पर एक निर्देश दिया है और इसके कारण ये चर्चा का विषय बन गया है। तो देखिए यहाँ पे चलिए ध्यान देते हैं कि वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस होती क्या है। सबसे पहली चीज देखिए, किसी व्यक्ति को अगर वर्णांधता से ग्रस्त है तो उसे यहाँ पे समस्या होगी, दो प्रकार के रंगों को आमतौर पे पता नहीं लगता है, अर्थात वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, और वो है हरा और लाल। तो यहाँ पर मूल रूप से वर्णांधता की स्थिति में लाल और हरे रंग में यहाँ पर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये रंग जो होता है नीले रंगों के बीच भी यहाँ पे अंतर ये नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है? तो ये ऐसी स्थिति जन्मजात वर्णांधता की भी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा चिकित्सीय कुछ स्थितियों के कारण भी वर्णांधता की स्थिति देखने को मिलती है, जिसमें वर्णांधता की समस्या जो कि जन्म के बाद उत्पन्न होती है, बीमारी हो जैसे हो गया, कोई आघात हो गया, अंतर्ग्रहण विषाक्त पदार्थों के परिणाम के कारण भी ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, महिलाओं की तुलना में पुरुष जो होता है वर्णांधता से ज्यादा अत्यधिक रूप से पीड़ित होते हैं। तो यहाँ पर आपको मूल रूप से कलर ब्लाइंडनेस से ज्यादा पीड़ित कौन है? आपको ह्यूमन में आपको मेन ज्यादा यहाँ पर आपको पीड़ित है। अगला इसमें है ऑटिज्म के लिए माइक्रोबायोम लिंक। तो ये क्या है? देखा जाए तो यह पाया गया है कि मानव में आंत माइक्रोबायोम की संरचना कई बीमारियों को उत्पन्न करती है, जिसमें ऑटिज्म, क्रोहन रोग आदि भी यहाँ पर इसमें शामिल है। गट यहाँ पर देखा जाए तो माइक्रोबायोम एक सूक्ष्म जीव है जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया, कवक, विषाणु शामिल है, जो मनुष्यों के पाचन तंत्र में रहते हैं, भोजन के पाचन, प्रतिरक्षा प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अन्य जो यहाँ पर देखे जाए तो शारीरिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करके जन्म से और जीवन भर यहाँ पर आपके शारीरिक प्रक्रिया को आपको प्रभावित करते रहते हैं। और ऑटिज्म के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो ऑटिज्म के लिए भी जिम्मेदार माने गए हैं, तो ऑटिज्म थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऑटिज्म देखा जाए जिसे हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, ASD, ये तंत्रिका विकासात्मक विकारों के समूह के लिए यहाँ पर एक शब्द के तौर पर इसे देखा जाता है। यह एक जटिल मस्तिष्क विकास विकलांगता है जो किसी व्यक्ति के पहले 3 वर्षों के दौरान यहाँ पर आपको दिखाई देती है। ऑटिज्म देखा जाए तो यह एक मानसिक मंदता नहीं है, क्योंकि ऑटिज्म से पीड़ित लोग कला, संगीत, लेखन आदि जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कौशल भी यहाँ पर आपको दिखा सकते हैं। इसलिए ASD वाले व्यक्तियों में बौद्धिक कामकाज का स्तर अत्यंत परिवर्तनशील होता है, जो गहन क्षीण से लेकर बेहतर स्तर तक यहाँ पर विस्तृत हो सकता है। तो देखा जाए तो ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, हर व्यक्ति
अलग तरीके से यहाँ पर बिहेव कर सकता है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे कौशल युक्त भी आपको पाया जाता है, और कोई यहाँ पर कुछ ना कर पाने की भी स्थिति में होता है। तो यहाँ पे ऑटिज्म के अलग यहाँ पर स्पेक्ट्रम आपको दिखाई देते हैं। चलिए अगली यहाँ पे देखिए बीमारी है मैड काउ डिसीज। ये क्या है? तो ये देखिए आपको पाई गई ब्राजील के उत्तरी राज्य पारा में मैड काउ डिसीज जो है का मामला सामने आने के बाद ब्राजील ने चीन की बीफ का निर्यात यहाँ पर बंद कर दिया। देखा जाए तो बीएसई एक प्रोटीन के कारण होता है जिसे सामान्य रूप से प्रायन कहा जाता है। यह कोशिका की सतहों पर पाया जाता है, और जब सामान्य प्रियन प्रोटीन एक असामान्य प्रायन प्रोटीन में बदल जाता है तो इसे हानिकारक एक स्थिति इससे उत्पन्न होती है। यह प्रोटीन परिवर्तन होने के बाद तंत्रिका तंत्र के ऊतकों, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को यहाँ पर नष्ट कर देते हैं, और इनका संचरण अगर हम देखें तो ये एक गाय के द्वारा दूसरी गाय में उसके बीएसई संक्रमित भागों से दूषित खाने में संचित होकर यहाँ पर आपको फैलता है। अगला यहाँ पे देखिए मारबर्ग वायरस है। ये मध्य अफ्रीका के भूमध्य रेखीय गिनी में मार्बर्ग वायरस रोग की प्रकोप की यहाँ पर पुष्टि WHO के द्वारा की गई है। मार्बर्ग वायरस रोग अत्यधिक संक्रामक है और इसके कारण आपको रक्तस्रावी बुखार होता है, या तेज बुखार, गंभीर सिर दर्द, चिंताजनक अस्वस्थता के साथ आकस्मिक रूप से यहाँ पर शुरू होता है। यह वायरस देखा जाए तो फ्रूट चमगादड़ से लोगों में फैलता है और संक्रमित लोगों के शारीरिक तरल पदार्थों, सतहों, सामग्रियों के सीधे संपर्क में आने के माध्यम से मनुष्यों में फैलता है। मार्बर्ग की जो पहली बार यहाँ पर देखा जाए पहचान की गई थी 1967 में जर्मनी में, और बेलग्रेड सर्बिया प्रयोगशालाओं में एक साथ बीमारी के फैलने के बाद यहाँ पर दुर्लभ वायरस के रूप में यहाँ पर इसकी पहचान की गई थी। चलिए डेंगू हेतु भारत की पहली डीएनए वैक्सीन को यहाँ पर विकसित किया गया है, और इस कारण से यहाँ पर एक बार और ये चर्चा का विषय बना है। तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने भारत में अफ्रीका और अमेरिका की 9 अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू के उपचार हेतु भारत की पहली डीएनए और एकमात्र डीएनए वैक्सीन को विकसित किया है। चूहों पर शुरुआती परीक्षणों में इसकी मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया भी यहाँ पर देखी गई है। डीएनए जो वैक्सीन है इसमें डीएनए के छोटे से हिस्से का उपयोग किया जाता है जो कि एक विशिष्ट एंटीजन अर्थात एक अणु जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है उसके माध्यम से विकसित किया जाएगा। अब देखा जाए तो इस हेतु रोगजनक यहाँ पर ये जैसे आपको वायरस या जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को त्वरित करने हेतु कोड करता है। डीएनए को सीधे शरीर की कोशिकाओं में इंजेक्ट किया जाता है जहां यह कोशिकाओं को एंटीजन बनाने का फिर निर्देश देता है। प्रतिरक्षा प्रणाली के द्वारा एंटीजन को बाह्य तत्व के रूप में पहचानने और उसके प्रति प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया तंत्र विकसित किए जाने के बाद रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा विकसित यहाँ पर होती है, और इस तरीके से डीएनए वैक्सीन तीसरी पीढ़ी की यहाँ पर ये वैक्सीन के रूप में विकसित की गई है। बाकी डेंगू के बारे में आप जानते हैं, डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय यहाँ पर आपको बीमारी है जो कि जीनस फ्लेवी वायरस के कारण यहाँ पर आपको फैलता है। इसके अलावा ये देखा जाए तो मच्छरों की प्रजाति जीनस एडीज प्रजातियों के मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी के द्वारा यहाँ पर आपको प्रसारक के रूप में यहाँ पर आपको ये मच्छर काम करता है। इस मच्छर के कारण आपको चिकनगुनिया और जीका संक्रमण भी यहाँ पर आपको देखा जाए तो एडीज एजिप्टी के कारण यहाँ पर होता है। तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा, एडीज एजिप्टी के कारण ना सिर्फ यहाँ पे डेंगू बल्कि चिकनगुनिया और जीका वायरस भी यहाँ पे जीका संक्रमण भी फैलते हैं। लक्षण वही है, तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों में दर्द, हड्डी जोड़ मांसपेशियों में तेज दर्द। इसके अलावा देखा जाए तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ये क्या है? यह भी माना जाता है कि अन्य मिठास की तुलना में इसका जीआई कम होता है, जिसका अर्थ है कि इंसुलिन के स्तर को मजबूती से प्रभावित नहीं कर सकता है। जीआई एक मूल्य है जिसका उपयोग यह मापने हेतु किया जाता है कि कितने विशिष्ट खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं। तो ये फैक्ट भी यहाँ पर एक थोड़ा सा दिखेगा, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगला है यहाँ पे देखिए एरिथ्रोटल। एरिथ्रोटल क्या है? हाल ही के शोध के अनुसार लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर एरिथ्रिटोल के प्रयोग से दिल के दौरे और स्ट्रोक के जोखिम की संभावना यहाँ पर बढ़ी है। तो जो यहाँ पर आप जो लोग चीनी यूज नहीं करते हैं और उसकी जगह यहाँ पर आप स्वीटनर यहाँ पर आप यूज करते हैं एरिथ्रोल जैसी, तो वो यहाँ पर देखिए आपको बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है। उसको लेने से बचिए क्योंकि जो कृत्रिम स्वीटनर है इसके कारण आपको दिल के दौरे स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ रही हैं। शोध के जो नतीजे बताते हैं कि एरिथ्रिटोल ने प्लेटलेट को सक्रिय करने और उसमें क्लॉट बनाना यहाँ पर ज्यादा आसान कर देते हैं। एरिथ्रिटोल प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है और थक्के का कारण बनता है। जब वे एक साथ यहाँ पे टकराते हैं तो प्लेटलेट्स का एक ऐसा एकत्रीकरण शरीर के विभिन्न भागों में
रक्त वाहिनियों में रक्त के प्रवाह को अवरुद्ध करता है। जब यह रक्त वाहिकाओं में हृदय अथवा मस्तिष्क की रक्त की आपूर्ति करता है तो हृदय संबंधी घटनाएं घातक हो जाती हैं और भी यहाँ पर और भी समस्याएं क्रिएट कर देती हैं। देखा जाए तो एरिथ्रोटोल जो है यह एक प्रकार का चीनी मादक पेय है जिसका उपयोग आमतौर पर खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में चीनी के विकल्प के तौर पर यहाँ पर किया जाता है। देखा जाए तो इसमें कोई कैलोरी नहीं होती है तथा पदार्थों में चीनी के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक शर्करा के विपरीत रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि भी इसके कारण नहीं होती है। टेबल शुगर को आमतौर पर न्यूनतम कैलोरी, कार्ब और कीटो उत्पादों जैसे वसा में उच्च और कार्बोहाइड्रेट में निम्न में कृत्रिम मिठास के तौर पर इसे प्रयोग किया जाता है। लो ग्लाइसेमिक जो इंडेक्स है वो इसी संदर्भ में इसे बताया गया है कि यह भी माना जाता है कि अन्य मिठास की तुलना में इसका प्रयोग कम होता है और इंसुलिन के स्तर को मजबूती से प्रभावित ये नहीं करता है। और इसका उपयोग देखा जाए तो यह मापने के लिए किया जाता है कितने विशिष्ट खाद्य पदार्थ रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाते हैं। अगला है जापानी इंसेफेलाइटिस। ये भी देखा जाए तो लगातार आपको चर्चा का विषय बनता है जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर के। और भारत में देखा जाए तो गोरखपुर का जो जिला है यहाँ पर सबसे ज्यादा इससे केसेस आपको देखने को मिलते हैं। गोरखपुर जिले में देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए लगाई गई चीनी वैक्सीन SA-14-14-2 जो जीवित और क्षीण वैक्सीन के तौर के बाद इसका जो टीकाकरण यहाँ पर इस वैक्सीन का लिया गया। 266 बच्चों पर एक अध्ययन में अलग अलग समय बिंदुओं पर एंटीबॉडी IgG को निष्क्रिय करने का बहुत कम असर पाया गया, अर्थात कि जापानी इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में जो चीनी वैक्सीन का यहाँ पर परीक्षण किया गया वो देखा जाए तो इसका प्रभाव बहुत कम दिखाई दिया है। ठीक है, अन्य वैक्सीन की तुलना में अगर देखें तो इसके विपरीत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के सहयोग से भारत बायोटेक के द्वारा विकसित एक निष्क्रिय टीके जेनवैक का उपयोग कर किए गया और इस परीक्षण में एकल खुराक के साथ भी 2 वर्ष के अंत में बेहतर सुरक्षा यहाँ पर पाई गई है। तो भारतीय वैक्सीन चीनी वैक्सीन के मुकाबले में यहाँ पे ज्यादा बेहतर है जापानी इंसेफेलाइटिस के संदर्भ में। भारतीय वैक्सीन का नाम ध्यान रखिएगा जेनवैक है। जेनवैक को सिंगल डोज वैक्सीन के रूप में यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे जान लीजिए। देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस एक वायरल संक्रमण है जो मस्तिष्क में जलन उत्पन्न करता है। यह फ्लेवी वायरस के कारण यहाँ पर होने वाली एक बीमारी है जो कि डेंगू, पीला बुखार और वेस्ट नाइल वायरस के समान जीनस से संबंधित है। जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में JEV भी कहते हैं भारत में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES का एक प्रमुख कारण भी है। संचरण जो इसका होता है देखा जाए तो यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से मनुष्यों में फैलता है। तो क्यूलेक्स मच्छर जो है प्रजातियां हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। ये मच्छर मुख्य रूप से धान के खेतों और जलीय वनस्पतियों में भरपूर बड़े जल निकायों में प्रजनन करते हैं। अगला है कोरोनरी हृदय रोग। हृदय रोग दुनिया भर में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बना है और कोरोनरी हृदय रोग शोधकर्ताओं के बीच एक प्रमुख चिंता का विषय देखा जाए तो हार्ट अटैक की कारण बहुत सारे डेथ यहाँ पर पिछले 1 वर्ष में आपको देखने को मिले हैं और लगातार कई जगहों पर कई अलग अलग स्तरों को आप देखा जाए तो किसी भी आयु वर्ग के लोगों को यहाँ पर ये हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो कोरोनरी हृदय रोग जो है जिसकी एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों के अंदर वसा के जमाव के कारण हृदय तक ऑक्सीजन जो युक्त रक्त की आपूर्ति वाली रक्त वाहिकाएं संकीर्ण हो जाती हैं और समय के साथ यहाँ पे धमनियों में रक्त और संकीर्ण यहाँ पर कर जाता है। जमाव होने से ज्यादा रक्त का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उतनी गति से नहीं हो पाता है और हृदय में रक्त का प्रवाह कम हो जाता है और इससे हार्ट अटैक यहाँ पर आपको आता है। और इसका कारण क्या है इस तरह की चीजें होने का? सबसे जरूरी यहाँ पर देखा जाए तो आपकी जीवन शैली होती है। तो अस्वस्थकर जीवन शैली, खराब आहार, शारीरिक निष्क्रियता, तंबाकू का उपयोग, शराब का हानिकारक सेवन, इनके कारण ये कोरोनरी हृदय रोग की समस्या बहुत तेजी से यहाँ पर फैलनी हुई है। बहुत इसका सबसे बड़ा योगदान इसमें है। साथ ही यहाँ पर देखा जाए तो हाल ही में वैज्ञानिकों का यह भी कहना है जो समाधान लेकर आए हैं कि जहां एक स्वस्थ त्वचा कोशिकाओं को विशेष प्रोटीन का उपयोग करके हृदय की कोशिकाओं में बदला जा सकता है। कोशिकाओं के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करना जिसे रेगुलर रीप्रोग्रामिंग के रूप में जाना जाता है। ये विशिष्ट प्रोटीन शामिल होते हैं जिन्हें ट्रांसक्रिप्शन कारक भी कहा जाता है जो कोशिका के भीतर जीन की अभिव्यक्ति को बदलते हैं और इसे एक नई कोश की पहचान लेने के लिए निर्देश करते हैं। तो एक नए तरीके के देखा जाए तो यहाँ पर आपको काम किया जा रहा है जिसमें यहाँ पर एक नई प्रोटीन्स का प्रयोग करके नई हृदय कोशिकाओं को बनाया जाना और उसके माध्यम से यहाँ पर जो नुकसान हो रहा है उससे यहाँ पे बचाए जाने का काम करना है।
शोधकर्ताओं ने एक पुनः रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन टूलबॉक्स की स्थापना की है, जिसमें 6 संभावित कार्डियक ट्रांसक्रिप्शन कारक यहाँ पे शामिल हैं। कौन कौन से हैं? तो गाटा 4, MEF2C, TBX5, ETS2, MESP1 और HAND21, इनमें से प्रत्येक प्रोटीन फाइब्रोब्लास्ट को पुनः प्रोग्रामिंग करने में यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का उपयोग करने का लाभ यह है कि वे अपने सामान्य प्रतिरूपों के विपरीत केंद्रक के अंदर अपना काम करते हैं और अंततः अपने जहरीले अवशेष को पीछे छोड़े बिना लुप्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। अगला यहाँ पर है टोमेटो फ्लू, जिसको हम टोमेटो फीवर के नाम से भी जानते हैं। ये केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, ओडिशा राज्य में टोमेटो फ्लू के यहाँ पे मामले दर्ज किए गए हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में बुखार, जोड़ों में दर्द, शरीर में लाल रंग के टमाटर जैसे चकत्ते आज देखने को यहाँ पर मिलते हैं। ये आमतौर पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और कमजोर प्रतिरक्षा वाले वयस्कों को भी यहाँ पे प्रभावित कर रहा है। यह एक वायरस जनित रोग है जिसमें कोविड-19 के समान लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन यह सार्स CoV-2 से यहाँ पर आपको संबंधित नहीं है। इस बीमारी के लिए अभी तक कोई यहाँ पर विशेष उपचार या टीका भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और लास्ट में यहाँ पर एक बार फिर से ज़ॉम्बी वायरस है, जो कि परमाफ्रॉस्ट या स्थायी तुषार के पिघलने के कारण ज़ॉम्बी वायरस नामक प्रकट हुआ। इसका कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि को बताया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र के परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन वायरस के नमूनों की जांच के द्वारा इसकी पुष्टि की है। सबसे जो पुराना वायरस है वो 48,500 साल पुराना है। इसे पेंडोरा वायरस येडोमा नाम दिया गया है। पेंडोरा वायरस की खोज रूस के याकुटिया के यूकेची अलास में एक झील के तल के नीचे यहाँ पर इसकी खोज की गई। इसमें संक्रामक होने की क्षमता मौजूद है। सीमित जीवित संस्कृतियों पर शोध करने के बाद इसे स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे खतरा माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्रमुख यहाँ पर जो रोग थे उनको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब आपका काम है जो भी रोग हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं उनका रिवीजन करना। हर एक वीडियो में ऐसे ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उनका यहाँ पे चर्चा का विषय होगा। और आज हमारा यहाँ पे चर्चित रोग उपचार। देखिए, रोग किसी न किसी कारण से कोई ना कोई टॉपिक चर्चा का विषय बनता है और उसी के कारण उनके पूछे जाने के चांसेस भी आपके एग्जाम में बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम में जब अभ्यर्थी बैठता है तो उसे आसपास की घटनाक्रम की कितनी बेहतर तरीके से उसकी पकड़ है, विभिन्न क्षेत्रों में उसकी नॉलेज कैसी है, यही यहाँ पर चेक किया जाता है। और इसलिए जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कई बार रोगों को निग्लेक्ट कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही टॉपिक्स हम यहाँ पर लेकर डिस्कस कर रहे हैं, जहां पर आप अगर आप नहीं पढ़ रहे थे तो मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर इसका रिवीजन कराऊंगा। तो मेरे साथ बस बने रहना है, सभी वीडियो को देखते चलना है, रिवीजन करते चलना है। जितने भी आज हमने यहाँ पर रोग पढ़े हैं उनको यहाँ पर जरूर है, मस्ट है इनको यहाँ पर रिवीजन करना। इसके अलावा डिसीज वाले चैप्टर को भी एक बार पढ़ लेना है, लेकिन इनको मस्ट पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना इन्हीं रोगों से, वायरस से, जीवाणु से जो शोध या खोज हुई है उनसे आने की संभावना यहाँ पर ज्यादा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।